स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि ठीक ठाक होंगे। जय हिंद दोस्तों। आइए आप सब और अब आगे की ओर चलते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले की क्लास में प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड उसके परिभाषाएं और नियम और प्रकाश से के संबंधित जितना भी पद हैं उसको समझ लिए हैं। तो अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। तो आज हम लोग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, वह है अगला जो टॉपिक है वो आपका है पार्श्विक विस्थापन। तो आज हम लोग समझते हैं कि पार्श्विक विस्थापन क्या होता है और पार्श्विक विस्थापन क्या है। तो आइए इसको हम समझते हैं फिगर के माध्यम से। पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, LATER, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन क्या है, आइए हम लोग इसको समझते हैं। पार्श्विक विस्थापन लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आइए इसको हम फिगर के द्वारा समझते हैं। ये एक प्रकार की समझिए कांच की सिल्ली है। क्या है? कांच की सिल्ली। इसको कहते हैं आपतित किरण और यहाँ डालते हैं अभिलंब। यहाँ डालेंगे क्या चीज? अभिलंब। यहाँ का डालेंगे अभिलंब। ए बी सी डी ई।
अभिलंब है, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण, ये आपतन बिंदु है और ये देखिए पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। तो कहेंगे कि जब आपतित किरण, ये वाला देखिए ये किरण आता रहता है इसी सीधे सीधे सीधे, लेकिन नहीं गया, हवा से है, कांच से है, ये कांच है, कांच की मोटाई, इसको म्यू या आर आई द्वारा सूचित करते हैं। अब समझते हैं कि पार्श्विक विस्थापन कहते हैं किसे। तो जब आपतित किरण एवं निर्गत किरण, ये इसी जो है इसको निर्गत किरण नाम है, निर्गत, यदि आपतित किरण एवं निर्गत किरण, यदि आपतित किरण एवं निर्गत किरण एक दूसरे के समानांतर हो तो उसके बीच की जो लंबवत दूरी व सीधी, उसी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। यदि आपतित किरण एवं निर्गत किरण एक दूसरे के समानांतर हो तो उनके बीच के लंबवत दूरी को ही क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। और पार्श्विक विस्थापन को कैसे सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं, डी से। फिर समझिए पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। तो ये आपतित किरण आ रहा है, जो ऐसे घुसा, ये हवा से कांच में एंट्री किया और कांच से फिर हवा में आया, तो ये आपतित किरण, जब कांच में आया तो अपवर्तित किरण, और फिर बाहर आया तो इसको निर्गत किरण कहते हैं। तो जब आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के जब समानांतर हो जाते हैं तो जो उनके बीच के यहाँ से यहाँ जो दूरी आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। उसी को कहते हैं हम लोग पार्श्विक, और इसको डी से सूचित करते हैं, जिसे यहाँ दिखा दिया है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। फिर से समझिए, यदि आपतित किरण एवं निर्गत किरण एक दूसरे के समानांतर हो तो उनके बीच के लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। और इसका एक सूत्र होता है, सूत्र है D बराबर T cos R इंटू साइन डेल्टा इंटू I माइनस R, यही पार्श्विक विस्थापन बराबर एक सूत्र होता है। ठीक है, पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, एक सूत्र होता है। अब हम लोग इससे रिलेटेड पार्श्विक विस्थापन अब समझ में आ गया होगा। ये सूत्र ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आए तो ठीक है, नहीं आए तो ये आपके लायक है नहीं, लेकिन थोड़ा सा बता दिए। अब दूसरा जो पॉइंट है, पार्श्विक विस्थापन हो गया। अब दूसरा जो पॉइंट है हम लोग जानेंगे कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या इसे आरआई भी कहते हैं। तो सुनिए अपवर्तनांक किसे कहते हैं, समझिएगा। अपवर्तनांक फॉर्मूला समझिए, अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है शून्य में प्रकाश की चाल बटा में उसी माध्यम में प्रकाश की चाल, उसी माध्यम में प्रकाश की चाल। अब समझिए अपवर्तनांक किसे कहते हैं। कहेंगे कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल एवं उसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात होता है। उसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं।
किसी माध्यम का अपवर्तनांक उसी माध्यम में प्रकाश की चाल एवं शून्य में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं और इसे ही हम लोग म्यू या आर आई द्वारा सूचित करते हैं। इसे ही म्यू या आर आई द्वारा सूचित किया जाता है। इसे ही म्यू या आर आई द्वारा सूचित किया जाता है। बात समझ आएगा। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल एवं उसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात होता है। चाल अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं और अपवर्तनांक को म्यू या अपवर्तनांक को म्यू या आर आई द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। अब हम लोग आते हैं नोट्स समझते हैं। नोट्स क्या है कि पहला नंबर तो इसका सूत्र हो जाएगा अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल उसी माध्यम में प्रकाश की चाल, या फिर एक सूत्र होता है सीवी बटा में सीएम। सीवी बटा में सीएम ये भी एक अपवर्तनांक बराबर सूत्र है। या इतना ही को n1 बटा में n2 भी लिखा जाता है। n1 मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, n2 मतलब उसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो आइए अब हम लोग आगे समझते हैं। इतना बात समझ में आएगा। अब हम लोग समझते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि शून्य में प्रकाश की चाल क्या होता है। नंबर 1, शून्य या निर्वात में, शून्य या निर्वात में, शून्य या निर्वात में, शून्य या निर्वात में, शून्य या निर्वात, निर्वात जिसे सीधी कहते हैं, में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। उसी प्रकार दूसरा देखा जाए तो कांच में प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश की चाल वो होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब आगे समझते हैं और जगह लग रहे हैं। तीसरा, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल 1.33 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 1.33 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब आगे देखते हैं, आगे समझते हैं क्या है। उसके बाद है कि उसके बाद है अगला आपका आपका जल हो गया ना। चलिए अब समझते हैं आगे जो है आपका वो है अपवर्तनांक। क्या है? अपवर्तनांक। जल में प्रकाश की चाल 2.25 जल का अपवर्तनांक जो है वो 2.25 जल का अपवर्तनांक 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब हम लोग चलते हैं इसको शॉर्ट में लिख सकते उस प्रकार अब अपवर्तनांक में चलते हैं। तो पहला शून्य में अपवर्तनांक, शून्य में अपवर्तनांक देखिए म्यू जी यानी गैस, गैस में गैस का अपवर्तनांक या वायु या गैस वायु का अपवर्तनांक जो होता है वो 1 होता है। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है। दूसरा नंबर को कांच का अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक? कांच, म्यू जी एयर, म्यू जी मतलब होता है ग्लास, म्यू जी ग्लास का अपवर्तनांक यानी कांच का अपवर्तनांक जो होता है वो आपका होता है
1.5 यानी 3/2 या 1.5 होता है। 3/2 या 1.5 होता है। 3.2 या 1.5 होता है। तीसरा जो है आपका, तीसरा जानेंगे हम लोग, हवा में हो गया, गैस में हो गया, जल। वाटर का अपवर्तनांक यानी पानी का जो अपवर्तनांक होता है वो 4/3 या 1.33 होता है। और लास्ट जो अगला पॉइंट है वो हम समझेंगे कि हीरा का अपवर्तनांक, हीरा बोले तो डायमंड, यानी डायमंड का अपवर्तनांक जो है वो 2.42 या 2.4 या ये भी पूछता है 2.5। या तो सबसे ये सही है, अगर ये ना मिले तो ये मारेंगे, ये नहीं रहेगा तो ये मारेंगे। 2.5 यानी लगभग इतना लेते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा। चलिए फिर से एक बार समझते हैं इसको फिर से एक बार देखते हैं, याद कर लीजिए। शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। उसी प्रकार कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। उसी प्रकार जल में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। उसी प्रकार हवा का अपवर्तनांक पूछो तो 1 मारेंगे, कांच का अपवर्तनांक बोलेंगे 3/2 या 1.5 मारेंगे, पानी का अपवर्तनांक की जगह 4/3 या 1.33 मारेंगे, और हीरा और डायमंड का अपवर्तनांक बनेगा 2.42 या 2.4 या 2.5 होगा, जो होगा उसमें ले मार लेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा इतना बात। नोट्स बनाते चलिए और इसको समझते चलिए। ये आपका थ्योरी अभी तैयार हो रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। टाटा, ओके, गुड नाइट, सी यू, जय हिंद।